हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो बैकग्राउंड है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप देख रहे हैं स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। बात करेंगे मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है। सबसे पहले बात करें तो इस्लाम का जो उद्भव है कैसे हुआ, और उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो भारत में राजवंश उत्पन्न हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो सीरीज है इसमें मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। आइए शुरू से इतिहास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम के बारे में अध्ययन करें तो हज़रत मोहम्मद शाह के द्वारा इस धर्म का उद्गम हुआ। जन्म जो है ये 570 में मक्का में हुआ, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। भारत का अपितु नहीं, ये विश्व का जो मक्का है। और ये जो मक्का है ये मुस्लिम समुदाय, जो इस्लाम समुदाय है, इसका सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। बात करें हज़रत मोहम्मद शाह जो है, इनके द्वारा इस्लाम धर्म का उद्गम हुआ। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना है या फिर अमीना लिखा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें इनका जो कबीला था वो कुरैश कबीला था, यहीं उनका जन्म हुआ। और या फिर इस कबीले को कुरैशी कबीला कहा जाता था। इनके पूर्वज जो थे ये पुजारी परिवार से थे और मूर्ति पूजक थे। ये कई बार एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज क्रिएट करता है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे इनका जो परिवार था ये ब्राह्मण परिवार थे या फिर पुजारी परिवार थे और मूर्ति पूजक थे। ये जो हज़रत मोहम्मद साहब है ये अल्लाह की बेटियों में विश्वास रखते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी लाइन, हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी पहाड़ी पर? हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अल्लाह के दूत जिब्राइल ने इनको अल्लाह का संदेश दिया। अल्लाह के दूत जिब्राइल ने इनको अल्लाह का संदेश दिया और इनके द्वारा कुरान की ये जो 96 सूरा है इसमें इनकी जानकारी मिलती है। कुरान की जो 96 सूरा है इसमें जानकारी मिलती है कि कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ और किस प्रकार इस इस्लाम समुदाय का जन्म हुआ। मोहम्मद शब्द का उल्लेख कुरान में 4 बार मिलता है। और ये जो लाइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्पेशल नोट्स प्रोग्राम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खदीजा नामक विधवा से इन्होंने विवाह किया था। 622 ईसा पूर्व मक्का से मदीना चले गए थे। यानी मक्का से मदीना कब गए? तो ये 622 ईसा पूर्व गए। ये जो घटना है ये हिजरत कहलाती है। क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। और 622 AD ये ईस्वी सन है। और इसी के साथ हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। अब हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कौन सी घटना हिजरत कहलाती है? तो मक्का से जब मदीना गए थे मोहम्मद साहब, तो ये जो घटना है ये हिजरत कहलाती है। और 622 ईस्वी सन में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। कालांतर में मोहम्मद साहब ने मक्का को भी विजिट कर लिया था। और 630 के आसपास की ये घटना हुई थी जब कालांतर में मोहम्मद साहब ने मक्का को विजिट किया था। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक गुरु एवं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। मोहम्मद साहब जो है ये मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और 632 ईस्वी सन में इनकी मृत्यु हुई। इसी के साथ बात करें तो इनकी 4 जो खलीफा है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। हम पढ़ते हैं कि जो इस्लाम समुदाय है इसमें शिया एवं सुन्नी के बारे में। अबू बकर 632 से 34 तक, और उमर जो है 634 से 44 के मध्य, उस्मान 644 से 656 तक, और अली जो है 656 से 661 तक इनके प्रमुख खलीफा रहे थे। ये जो तीनों खलीफा है अबू बकर, उमर और उस्मान, ये सुन्नी कहलाते हैं, जबकि अली जो होते हैं ये शिया धर्म से होते हैं। आरंभिक 4 खलीफाओं में राशिदून कहते हैं। आरंभिक जो 4 खलीफा थे ये राशिदून कहलाते हैं। और खलीफा जो होते हैं ये समुदाय होते हैं। हम जो इस्लाम धर्म पढ़ते हैं इसमें शिया एवं सुन्नी जो समुदाय हैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? खलीफा के जो उत्तराधिकारी थे वो पैगंबर थे। और खलीफा साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है।
उमैया वंश, अब्बासी वंश, उस्मानी वंश, यह तीनों प्रसिद्ध खलीफा वंश थे। कौन से वंश? उमैया वंश, अब्बासी वंश एवं उस्मानी वंश। प्रथम विश्व युद्ध के समय ओटोमन साम्राज्य से काफ़ी प्रभावित रहा। और नेक्स्ट बात करें तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त किया था। तो 1924 में, कब? 1924 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ओटोमन साम्राज्य का, तो उस समय खलीफा जो था इस पद को समाप्त किया था मुस्तफ़ा कमाल ने। इसी के साथ तुर्क आगमन पूछा जाए, भारत में तुर्कों का आगमन कब हुआ, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अध्ययन करिए। तो तुर्क जो है ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। तुर्क ने गाजी यानी धर्म योद्धा शब्द को प्रसिद्ध किया था, धर्म योद्धा शब्द को प्रसिद्ध किया था। और ये जो तुर्क थे ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। अलपतगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और सुबुगतगीन या फिर ये प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुगतगीन जो है ये प्रथम जो तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और सुबुगतगीन जो थे ये हिंदू वंशी शासक जो थे जयपाल, इनको 2 बार पराजित किया था। तो सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया, तो सुबुगतगीन ने किया था। और हिंदू वंशीय शासक थे जयपाल, इनको 2 बार पराजित किया और जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था, यानी खुद को आग लगाकर इन्होंने जान दे दी थी। महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने सिस्तान, बलूचिस्तान, इराक और ईरान जो पड़ता है बलूचिस्तान, उस समय वहाँ के सिस्तान के शासक थे कौन? महमूद गजनवी। और शासक बिन खलीफ को पराजित करके खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। वहाँ के जो शासक थे कहाँ के? बलूचिस्तान जो कि इराक ईरान का क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ के शासक थे बिन खलफ, इनको पराजित करके खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनवी थे। और महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक पूछा जाए तो ये महमूद गजनवी था। खलीफा के समक्ष काफिरों पर आक्रमण करने का वादा किया। काफिर जो अन्यतर समुदाय से थे उनको काफिर कहा जाता है। गाजी की उपाधि धारण की तो महमूद गजनवी ने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बुश सिकन यानी मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला कहलाता है बूथ सिकन। और जिहाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिहाद जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, जिहाद का नारा दिया। ये जो महमूद गजनवी थे इन्होंने जिहाद और जिहाद का नारा दिया था जो कि धर्म युद्ध कहलाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस्लाम समुदाय से जिहाद जो नारा दिया था। आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य भारत की जो संपन्नता थी इसको लूटना था। संपन्नता या फिर लूट थी। जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, इसका मुख्य कारण। आक्रमण की बात करें तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था ये 1000 ईस्वी में हुआ था। मुल्तान पर आक्रमण हुआ था 1005 ईस्वी पर। नारायणपुर जो कि अलवर का क्षेत्र कहलाता था उस समय 1009 ईस्वी में। और थानेश्वर जो कि हरियाणा का क्षेत्र था 1014 ईस्वी में पहले आक्रमण किया था। कश्मीर पर 1016 ईस्वी में पहला असफल आक्रमण हुआ था। तो अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो तुर्कों का आक्रमण था, पहला असफल तुर्क आक्रमण कौन सा था, तो ये कश्मीर पर पहला आक्रमण था जो कि 1016 ईस्वी में हुआ था और ये पहला आक्रमण था। कन्नौज मथुरा पर 1018 से 19 के मध्य इन्होंने आक्रमण किया। अल-बरूनी इसी समय भारत आया था। तो जब कन्नौज और मथुरा पर जब आक्रमण किया था तो उस समय ये जो महमूद गजनवी थे इनके साथ में आया था अल-बरूनी। और अल-बरूनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से, इसके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रभास पट्टन जो कि सोमनाथ था, इस पर भी 1020 ईस्वी में आक्रमण किया था जिसे प्रभास पट्टन कहा जाता था। वर्तमान जो सोमनाथ कहलाता है। भीम प्रथम यहाँ के प्रथम चालुक्य शासक थे। कौन थे? भीम प्रथम चालुक्य शासक थे। सबसे सफल आक्रमण हुआ था प्रभास पट्टन पर। और वापस जाते समय गजनवी जो थे कच्छ के रास्ते से गए थे। कच्छ का जो रण गुजरात के आसपास का क्षेत्र कहलाता है और सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर आक्रमण करने के बाद महमूद गजनवी जो है ये कच्छ के रास्ते से वापस गए थे
और जाते समय जाटों ने इनको अत्यधिक परेशान किया था। इस वजह से 1070 ईस्वी में इन्होंने जाटों पर अंतिम आक्रमण किया था। जो कच्छ के आसपास के क्षेत्र को था, वहाँ पर जो जाट जो निवास करते थे, यहाँ के प्रभावशाली थे, तो उन पर 1070 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। गजनवी जो था ये भारतीय कारीगरों की प्रशंसा करता था। इस वजह से कुछ कारीगरों को अपने साथ गजनी लेकर गया था। तो गजनी अपने साथ कारीगरों को लेकर गया था, कौन? महमूद गजनवी। और ये भारतीय कारीगरों की काफ़ी प्रशंसा करता था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जाटों पर अंतिम आक्रमण। और कहाँ से वापस गया? प्रभासपट्टन जो कि सोमनाथ कहलाता है। यहाँ पर भीम प्रथम के समय जो कि चालुक्य शासक था आक्रमण किया। प्रथम असफल आक्रमण कश्मीर पर रहा जो कि 1016 ईस्वी में हुआ। और अलबरूनी कब आया था? तो 1018 से 19 के मध्य आया था अलबरूनी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें प्रमुख इतिहासकारों के बारे में, तो अलबरूनी ये जो खिवा या फिर ख्वारिज्म का निवासी था। गजनवी ने इसे युद्धबंदी बनाया था। युद्धबंदी बनाया था किसको? अलबरूनी को। और अलबरूनी जो है ये अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया था। कन्नौज आक्रमण जो कि हमने देखा 1018 से 19 ईस्वी के मध्य हुआ था, कन्नौज मथुरा पर। और ये जो अलबरूनी है अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और इसे बंदी बनाया था किसने? महमूद गजनवी ने। और ये प्रमुख इतिहासकार बना था उस समय का। भारत में रहकर संस्कृत सीखी। इसे खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान था। किसे? अलबरूनी को। अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद यानी अरबी भाषा में इसे तहकीक ए हिंद कहा जाता है, या किताब उल हिंद में भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विवरण का प्रस्तुत करता है। यह भारतीय के ज्ञान की प्रशंसा करता है, किंतु भारतीय कूप मुंडुक होते थे। कूप मुंडुक होते थे इस प्रकार की टिप्पणी भी करता है, कौन? अलबरूनी। सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह की जानकारी भी देता है अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद में। फिरदौसी के बारे में अध्ययन करें तो पुस्तक जो है फिरदौसी की वो शाहनामा है। शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी और ईरान की धार्मिक पुस्तक मानी जाती है शाहनामा। ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ भी माना जाता है शाहनामा। और दुनिया की सबसे लंबी कविता जो कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, तो वो कौन था? तो वो फिरदौसी था। सबसे लंबी कविता जो एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, तो वो व्यक्ति था फिरदौसी। फिरदौसी की जो शाहनामा है ईरान की धार्मिक और राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद उत्वी की बात करें तो उत्वी की जो पुस्तक है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी के रचयिता है उत्वी। वैहाकी जो है इनकी पुस्तक तारीख ए सुब्दकिन और तारीख ए मसूदी है। और लेनपुल में वैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है। वैहाकी है इसको लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ये जो आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं इनमें लेनपुल ने वैहाकी को क्या कहा है? तो पूर्व का पेप्स कहा है। कई बार ये रिपीट हुआ है। इसी के साथ बात करें तो सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी है ये मूलतः गौर प्रांत के थे, इसलिए ये गोरी कहलाते थे। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और 1078 ईस्वी में गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। गुजरात पर मूल द्वितीय या फिर भीम द्वितीय का शासन था। कब? ये 1178 ईस्वी में। वास्तविक शक्तियाँ उसकी माता नायिका देवी के पास थी। किसकी? मोहम्मद गोरी, सॉरी ये जो भीम द्वितीय है या फिर मूल द्वितीय है, इनकी वास्तविक जो शक्तियाँ थी इनकी माता जो थी नायिका देवी के पास थी। और आबू की तराई में गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया था भीम द्वितीय या फिर मूल द्वितीय ने। कब? 1178 ईस्वी में। और इनकी माता के निर्देशन में ये युद्ध लड़ा गया। इस वजह से आबू का जो क्षेत्र है, आबू की जो तराई है, इसमें मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1191 में होता है त्राइन का प्रथम युद्ध। और त्राइन के प्रथम युद्ध में गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान होते हैं और पृथ्वीराज चौहान की त्राइन के प्रथम युद्ध में विजय होती है। पृथ्वीराज, ये देखा हमने पृथ्वीराज के बारे में।
और त्राइन का जो दूसरा युद्ध है इसके बारे में अध्ययन करिए तो 1192 में होता है त्राइन का दूसरा युद्ध, और इसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज मारा जाता है। गोविंदराज इसी समय दिल्ली का गवर्नर था। तो गोविंदराज दिल्ली का गवर्नर कब था? तो त्राइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था उस समय गोरी जो है ये जो गोविंदराज है ये दिल्ली का गवर्नर था। 1194 के अंदर बात करें तो चंदावर का युद्ध हुआ, और गोरी वर्सेस जो थे ये जयचंद थे जो कि कन्नौज के शासक थे। चंदावर का युद्ध जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। त्राइन के जो युद्ध है ये तो हमें याद रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1191 और 1192 में हुए थे त्राइन के प्रथम और दूसरा युद्ध। इसके बाद बात करें तो 1194 में होता है जो जयचंद है इसके साथ में चंदावर का युद्ध, और इसमें गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया और समय गजनी यानी गौर चला गया था। जहाँ से आया था वहीं चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के जो जीते गए क्षेत्र थे इनका गवर्नर नियुक्त करके गया। 1205 ईस्वी में खोखरा के विरुद्ध अभियान, गोरी घायल हो गया और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। तो कई बार इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछा गया है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। कौन से अभियान में? खोखरों के विरुद्ध जो अभियान हुआ था उसमें। और गोरी ने मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन साम इस नाम के सिक्के चलाए थे और जिन्हें देहलीवाल सिक्के भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही सिक्के हैं कौन से? मोहम्मद बिन साम, और इन्हें कहा जाता है कौन से सिक्के? देहलीवाल। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। तो कौन से सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है? तो मोहम्मद बिन साम एवं जो देहलीवाल थे इन पर देवी लक्ष्मी का चित्र देखने को मिलता है जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाए गए थे। भारत पर अरब आक्रमण के बारे में अध्ययन करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। सिंध के क्षेत्र पर पहला अरब आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण हमने देखा। इसके बाद श्रीलंका के शासन ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे। देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने खलीफा के जहाज को लूट लिया था। खलीफा जो कि मोहम्मद बिन कासिम था इसने सिंध को तो जीत लिया था 712 ईस्वी में, लेकिन श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे जो कि देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने खलीफा के जहाज को लूट लिया था। खलीफा ने दाहिर से मदद मांगी और दाहिर से मदद तो मांगी परंतु दाहिर ने व्यवस्था बताकर मना कर दिया। ईरान के शासक अल अज्जाज ने अपने भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। ईरान का जो शासक है इसने अपने भतीजे या फिर जो अपना दामाद था ये मोहम्मद बिन कासिम इसको भेजा था, एवं दाहिर एवं उसका पुत्र जय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह और ये जो दाहिर एवं उसका पुत्र जो जय सिंह था ये दोनों लड़ते हुए मारे गए। बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम की मदद की थी। कासिम की मदद की और कासिम से ने पहली बार सिंध के ऊपर जजिया कर लगाया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंध पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इनकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा की बात करें तो चच दाहिर का पिता था और सिंध के इतिहास की जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है। सिंध पर कब किसने आक्रमण किया, किसने विजित किया, तो ये चचनामा से मिलती है। और चच जो था ये दाहिर का पिता था। मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध जो भिक्षु थे इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की और सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। ये जो चचनामा पुस्तक है इसका लेखक अभी तक अज्ञात है, किंतु कुछ पुस्तकों में इसका नाम अली अहमद बताया गया है। ये जो बात करें तो हम पढ़ रहे हैं जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसमें आपको कई बार कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगा, लेकिन वीडियो को एक दो बार जब देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब हम नई चीज़ को पढ़ते हैं तो कई बातें दिमाग में ऐड नहीं हो पाती है, तो बार बार एक दो बार रिपीट जब करते हैं तो वो बातें हमें ईजी लगने लगती हैं। तो अली अहमद बताया गया है कई पुस्तकों में नाम चचनामा का। चच जो था ये दाहिर का पिता था। सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें चचनामा से। और बौद्ध भिक्षुओं ने
सहायता की थी मोहम्मद बिन कासिम की, और मोहम्मद बिन कासिम है ये सिंध पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। इसी के साथ बात करें तो अरब आक्रमण के क्या प्रभाव हुए भारत पर, तो भारत तथा अरब देशों के मध्य व्यापार प्रारंभ हुआ, सांस्कृतिक समन्वय हुआ, अरबों ने भारतीयों को दशमलव प्रणाली सीखी। अरबों ने भारतीयों से कौन सी प्रणाली, दशमलव प्रणाली सीखी, और अल यानी ख्वारिज़म ने इसे अरब देशों में प्रसिद्ध किया। किसने, अल ख्वारिज़म ने दशमलव प्रणाली को अरब देशों में प्रसिद्ध किया, जो कि भारतीय थी दशमलव प्रणाली। अरब देशों में इसे हिंद सा कहा जाता था। ये जो दशमलव प्रणाली थी इसको यूरोपीय देशों में दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी। यूरोपियों ने कहाँ से सीखी, अरबों से सीखी, और इसी कारण इसे अरेबिक पद्धति भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त जिसकी पुस्तक अरबी में अनुवाद किया गया, और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद अल सिंध हिंद किया गया। 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान था, और 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करें तो आक्रमण के प्रभाव क्या थे, तो सांस्कृतिक समन्वय हमने देखा, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया और उसका नाम कलीला दमना रखा गया। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है इसका अरबी अनुवाद कहलाता है कलीला दमना। चरक संहिता का भी अरबी अनुवाद किया गया, इसी के साथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला दमना किया गया, तो चरक संहिता का भी अनुवाद किया गया। ब्रह्मगुप्त जो की इनकी अरबी में अनुवाद किया गया पुस्तकों का। ब्रह्मस्फुट जो सिद्धांत था इनको अल सिंध हिंद कहा गया। खंडन खाद्य का अल अरकंद कहा गया। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण करके इसमें अरबों को इसने हिंद सा नाम दिया। इसे अल ख्वारिज़म ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। यूरोप में अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। और इसी के साथ बात करें तो अगला जो वीडियो है इसमें हम भारत का जो सल्तनत काल है इसको अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल काफ़ी इम्पोर्टेंट है सल्तनत काल, क्योंकि सल्तनत काल जो है ये अकबर से पहले के जितने भी शासक हुए उनके बारे में हमें जानकारी देता है। जिस प्रकार सल्तनत काल के शासकों को याद करने की जो ट्रिक है ये जो है ये है गुल खिलाए सैयद लोदी। यानी ये जो सल्तनत काल के शासक है सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, और इससे पहले आया था ये जो खिलजी के बाद आया था तुगलक वंश। खिलाए तू सैयद लोदी। और ये जो सल्तनत काल है इसमें सबसे पहले मामूलक वंश और इसे ही कहा जाता है गुलाम वंश, जिसकी जो मध्य जो शासनकाल है ये रहा था 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1444, सैयद वंश 1414 से 1414 से 1451 एवं लोदी वंश जो कि इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था जिसको हराकर बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो को अगर अपलोड करना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। जिस प्रकार आप अब पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके एग्ज़ाम में या फिर आपकी जो बात करें जो भी मटेरियल है उसमें लिखा गया है नोटिस के अंदर कि सल्तनत काल, या फिर आपको पूछा जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। कैसा लगा सेशन? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लड़ते रहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए जब तक नौकरी को हासिल ना कर लो।